सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो इस वक्त मरी में हैं और वो बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना ये है कि सलाह मशवरे भी हो रहे हैं, पोलिटिकली इस वक्त एक्टिव भी हैं। पिछले दिनों में वो हमें काफ़ी इनएक्टिव नज़र आए। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म है वो एक दफ़ा फिर राना सनाउल्लाह ने बात की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की, मिसाक़ इस्तेहकाम की, जो कि कभी मिसाक़ जमहूरियत हुआ करता था, और उस हवाले से भी बातें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि मियाँ साहब इस वक्त किसी मुख्तलिफ मूड में नज़र आते हैं। 27वीं आइनी तरमीम की भी बाज़गश्त है, वो कब आती है, उसके खदोकाल क्या होते हैं, उस पर क्या कोई रिजर्वेशंस हैं, जो नए सूबों के हवाले से भी है। फिर जब नए सूबों की बहस शुरू होती है तो मालिक साहब की बात याद आती है। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि नए सूबों का हवा बना के कुछ और चीज़ें हैं जो कि करनी या करानी मकसूद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सियासत में क्या हो रहा है। बड़ी एक तवाना आवाज़ जो हमेशा इस पर बड़ा खुलकर बात करती है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ जावेद PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जावेद लतीफ़ साहब, ये बताएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पहले तो ये कहा गया कि वो इनएक्टिव हैं और अब ज़्यादा बात नहीं करते, बस मरीम नवाज साहिबा को गाइड करते हैं और ये सब करते हैं। लेकिन जो अब मरी में बैठे हैं लोग, उनके साथ जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उसकी वीडियोस भी हमारे सामने आती हैं, हमें बताया जाता है। चल क्या रहा है इस वक्त पार्टी के अंदर? कोई नई मनसूबा साजी हो रही है, कोई नई चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कोई नया मौक़िफ़, कोई नया नज़रिया? देखिए नादिया, मैं पूछना आपसे पहले ये चाहता हूँ कि आपको उनकी खामोशी जो है उस पे एतराज़ है या उनके एक्टिव होने पे एतराज़ है? मुझे उनकी खामोशी पे एतराज़ था, मुझे उनकी एक्टिव होने पे खुशी है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। मैं तो यही सवाल करने वाला था कि उस वक्त ये सवाल उठते थे कि जनाब वो नज़र नहीं आते, पार्टी के कायद हैं, तो दुख था ना कि क्यों नजर नहीं आते, 3 दफा के वज़ीर आज़म। एक्टिव क्यों? हाँ, बात यह है कि जहाँ तक तल्लक है 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने तो नादिया हमेशा से ये बात कही है कि आज जो अपॉर्चुनिटी इंडियन जंग के बाद रियासत को मिली है, मैं किसी शख्सियत का ज़िक्र नहीं कर रहा, मैं रियासत का ज़िक्र कर रहा हूँ। रियासत को बड़े अरसे के बाद ये माहौल मिला है कि दुनिया भर के जितने ब्लॉक बने हुए हैं उनमें पाकिस्तान की पज़ीराई, पाकिस्तान की कबूलियत है। इससे फ़ायदा रियासत के लिए पॉलिसी साज़ों को उठाना चाहिए। अब किस तरह उठाना है, मैं ये समझता हूँ कि एक जो आपने ज़िक्र कर दिया और मेरा जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और मैं आज भी ये कहता हूँ, बल्कि मेरी दुखती रग है कि मैं ये समझता हूँ कि एक सीज़न, एक तजर्बाकार, एक बाएतमाद शख्सियत, लीडर रियासत के अंदर जिस पे पाकिस्तान के अंदर से भी लोग एतमाद करते हों, इस खित्ते के ममालिक भी उन पे एतमाद करते हों, उनसे फ़ायदा रियासत को उठाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो छोटी छोटी आवाज़ें उठती हैं या इख्तलाफ किया जाता है या अंदेशे ज़ाहिर किए जाते हैं या एहसास महरूमी उजागर किया जाता है, जो कि है भी बहुत सी जगहों पे, इंसाफ की बात की जाती है, जो कि बहुत सी जगहों पे, बहुत से मौक़ों पे लोगों को, हमें भी इतराज़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आज जिस जगह इंडियन जंग के बाद खड़ा है, इसमें हम बेहतर पाकिस्तान के लिए माहौल भी बना सकते हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने क्या तरीक़ाकार भी बना सकते हैं। वो रास्ता जाता है नवाज शरीफ की तरफ।
मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा खुल के मैं आपसे चाहूंगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब नवाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है, नवाज शरीफ साहब की एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए, नवाज शरीफ साहब की जो उनकी बुर्दबारी है, जो विजडम है, उससे फ़ायदा उठाया जाए, मतलब क्या उनको वो क्या किया जाए? मतलब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आप सर? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ पहली दफ़ा आए, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार मिलना शुरू हुआ, इंडस्ट्री जाल बिछ गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ दूसरी और हटा दिए गए, मोटरवेज दिया उसमें। दूसरी दफ़ा आए तो उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्वीर बना के दुनिया को दिखा दिया, फिर हटा दिए गए। और जब तीसरी दफ़ा आए जो आप जिक्र कर रही हैं, तो फिर भी उनकी टर्म पूरी हुए बग़ैर जब उन्होंने रियासत के आने वाले लोगों को, कौम को, फ्यूचर को एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए सी पैक दिया, तो फिर किस तरह उनको हटाया गया और कहा जाता है चलो जी आगे बढ़ो। जब वो बात करते हैं ना मुझे क्यों निकाला बार बार, तो कोई मजाक उड़ाता है, कोई अपने तौर पे बात करता है। अब तो नहीं करते, पहले मैं वही तो आज अब नहीं करते। नहीं करते हैं। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आज नवाज शरीफ से जो मैंने बात की थी और आपने सवाल उठाया था कि फिर क्या करना चाहिए, तो मैं वो बात कहने लगा हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप बाहर निकल के जिन अदारों के अंदर से रियासत को नुकसान पहुँचाए, नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाते उनको डाकू चोर लुटेरा बनाते बनाते आपने रियासत की बर्बादी कर दी, मईशत की बर्बादी कर दी, दुनिया में जग हंसाई हुई। आज एक हादसाती तौर पे पाकिस्तान फिर से अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। तो खुदा के लिए इसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके एक कौम बन के हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह के मैं जिक्र कर रहा था, नवाज शरीफ के पास जाएं, नवाज शरीफ बलूचिस्तान में, नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जमातों के कायदीन को साथ मिला के कोई ऐसा फार्मूला मुतफिका बनाया जाए जिससे रियासत के लिए बेहतरी आए, कौम के लिए खुशहाली आए। हमें इंडियन जंग से दुनिया में हम मकबूल ज़रूर हुए हैं, दुनिया में अच्छे नाम से हम ज़रूर जाने लगे हैं, मगर लोगों के लिए हम 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। अच्छा, अब इस आपकी बातों से जो मेरे पास सवाल है वो तो पीछे रह गए। आपकी बातों से पहली बात तो ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के पास कौन जाए जो तमाम के तमाम चीज़ों को आप कह रहे हैं कि एक जगह बिठाएं, सबको एक जगह बिठाएं और इस्तेकाम पाकिस्तान में लेकर आएँ, यानी मिसाक इस्तेकाम। आपकी बातों से साथ ही मैं ये भी अर्ज़ कर रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब वाकई चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, लेकिन उनको बनने नहीं दिया गया। फिर नवाज शरीफ साहब के जो आप तजुर्बों की बात कर रहे हैं सर, तो नवाज शरीफ साहब की बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर-ए-आज़म, तो तजुर्बे तो की रोशनी में तो चला जा सकता है उनसे भी, लेकिन इन सब के क्रक्स ये कौन जाए नवाज शरीफ साहब के पास? मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाया गया इमरान खान को, और जिन्होंने दिया उन अदारे के तर्जमान जाएं, जिन्होंने फिर मजालम ढाए। सादिक और अमीन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बात सुन लें, फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लें, अगर इजाज़त दें तो मैं बात कर लेता हूँ। मैं दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि क्या पाकिस्तान के अंदर खलवाड़ करने वाले जो लोग थे, आप हमेशा ये कह दें चलो जी पिछले नू छोड़ो अगे बढ़ो। भाई कितनी दफ़ा आप ये बात करेंगे चलो पिछली बात छोड़ें आगे बढ़ें? कौन सी गारंटी है आइंदा के वक्त के लिए
कि आइंदा ऐसा नहीं होगा जब पाकिस्तान फिर ट्रैक पे चढ़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाली नस्लों के लिए मुझे नवाज शरीफ के लिए कुछ नहीं मांगना, मुझे जमात के लिए कुछ नहीं मांगना। मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी के कि खुदा के लिए जो कुछ कहा गया था, और वो कहा गया था इसलिए क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी उन लोगों को। आज ज़रूरत पाकिस्तान को है कि जो झूठ बोल के किसी को सादिक और अमीन बनाया गया और किसी को कहा गया कि ये रेड लाइन है, पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, सबसे पहले उसकी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें 12 साल आपने ज़हन साजी की लोगों की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पॉलिसी साजों को नवाज शरीफ के पास जाके इतराफ़ जुर्म करना होगा, बेशक उनके अदारों में बैठे माजी के लोग क्यों ना हों, मगर आज के लोगों को ये हकीकत नहीं होगी कि हमारे पहले जो लोग थे उन्होंने ये गलतियां की और पाकिस्तान इस हाल को पहुंचाया। मैं ये कहना चाहता हूं है तो पीएमएलएन की हुकूमत दोबारा आई है ना कहीं ये गलती तस्लीम हुई है तो नवाज शरीफ साहब वापस आए। क्या आपका शिकवा ये है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के लिए आए थे चौथी दफा और उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया गया? देखें, मेरा शिकवा तो अपनी जगह होगा, उसको अहमियत ना दें, मगर क्या रियासत की ज़रूरत नहीं थी? क्या नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की? सफारती लिहाज से, माशी लिहाज से, दफाई लिहाज से क्या यूनाइट कौम नहीं हुई थी? मेरा तो रोना ये है कि क्या उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की आई थी, अगले 25 साल भी आप लगे रहें तो आप उन हालात को दोबारा से पैदा नहीं कर पाएंगे, वो मुश्किल कर पाएंगे जो आपने वक्त ज़ाया किया। तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए आप एक अच्छा मैसेज दें ताकि लोगों के अंदर से फिर कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा हो सके, कोई बेनज़ीर भुट्टो पैदा हो सके, कोई नवाज शरीफ पैदा हो सके। लोग ये ना कहें अपनी औलाद को कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया। अच्छा, तो देखें नवाज शरीफ का हाल, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हाल। तो आप ये बात कह रहे हैं सर कि नवाज शरीफ साहब को अभी भी ये मलाल है कि मुझे साइड लाइन कर दिया गया और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया? देखें, मैं नवाज शरीफ की बात नवाज शरीफ की ज़बानी नहीं कर रहा, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ बतौर पाकिस्तानी। मेरे जैसे हज़ारों नहीं करोड़ों लोग हैं जो ये बात करते हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी ज़बान बोल रहा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ग्रास रूट पे जाएं? सर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं, उनकी जमात है, उस जिस जमात के वज़ीर आज़म हैं उस जमात के सदर हैं नवाज शरीफ साहब। फिर उनकी बेटी वज़ीर आला, मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, जापान के 6 रोज़ा दौरे पर हैं, वापस नहीं आई हैं अभी तक। इतनी तो ताकत है अभी, तो ये ताकत नवाज शरीफ साहब की ताकत नहीं है। अच्छा, मेरी नहीं नादिया, फिर आप मुझे कल को ये कहेंगे कि देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो आ गई, बेनज़ीर भुट्टो के बाद देखें आसफ़ अली ज़रदारी उनके शौहर हैं, वो प्रेसिडेंट हैं, उनके बेटे जो हैं वो देखें MNA हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कमी पूरी नहीं हो गई? ना करें इस तरह। अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अपना एक रोल था, बाकी लोगों का अपना एक होता है। मुझे उससे इनकारी नहीं है, मगर मुझे जो कहना है, जो लोग कहते हैं, मैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं, सूबों मज़ीद सूबों की भी बातें हो रही हैं, जिसमें बहुत सारी 27वीं आईनी तरमीम में NFCA वार्ड, मज़ीद सूबे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वॉट एवर जो भी आप उसको कह दें, उस पर PMLN क्या है? कोई बहस शुरू हुई है, कुछ सोच विचार शुरू हुई है? ये सूबों की बात कहाँ से आई है? डूएबल है, नहीं है? देखें, जहाँ तक 27वीं तरमीम का तल्लक है, मैं तो उस हाउस का मेंबर नहीं हूँ, और जहाँ तक बाहर बैठे हुए मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आप सूबों, नए सूबों की बात कर रही हैं, तो नए सूबे इन हालात में मैं नहीं समझता कि वो बेहतर होंगे। वजह आप देखें कि जब तक आप होमवर्क के बगैर कोई तहसील बना देते हैं, नया कोई ज़िला बना देते हैं, तो कई साल तक
आप ना उनके वसाइल पूरे कर पाते हैं, ना लोग एडजस्ट हो पाते हैं। आप देखें कि पंजाब के अंदर एक बात थी, हम भी उसके हामी थे कि ठीक है जनूबी पंजाब बनना चाहिए। बात उठती थी कि नया भावलपुर सूबा भी क्यों नहीं बनना चाहिए। बात कल को उठेगी पोठोहार सूबा क्यों नहीं होना चाहिए। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर नस्ली बुनियादों पे या ज़ुबान के बोलने की बुनियाद पे अगर आप सूबे बनाना शुरू कर देंगे तो फिर आप रियासत की खिदमत नहीं कर रहे होंगे लोगों की। हाँ, आप इंतज़ामी अमूर को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं आप, या अफरादी कुव्वत देखते हुए, आप आबादी को देखते हुए आप सूबे बनाते हैं तो बिल्कुल बनने चाहिए। मगर आप एकदम से आपको ख्याल आया है तो आपने कोई स्टेटमेंट किसी ने दे दिया है, किसी ने करारदाद पेश कर दी है, तो इस तरह रियासत की खिदमत नहीं हुआ करती है। तो किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, किसी ने किसी को राज़ी करने के लिए कर दिया। रियासत के साथ इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। कोई भी बात हो उसको पहले टेबल पे रखें, लोगों की मशावरत उस पे होनी चाहिए और कंसेंसस से आप ज़िला बनाएं, सूबे तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब आप ये बात कर रहे हैं ना सर कि मियां नवाशी साहब के पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी तराफ़ी भी हो और उनको एहसास हो सबको कि जी उनके साथ गलत हुआ है और उसका शायद किसी तरह अजाला मुमकिन हो सके तो करें, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए, सबको एक जगह पर बिठाएं। अब जब वो जो सब हैं जो एक जगह पर बैठेंगे उसमें PTI भी होगी और इमरान खान भी होंगे। जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं पहले भी शायद किसी आपके या किसी के प्रोग्राम में ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि नवाज़ शरीफ के पास जब पॉलिसी साज जाएंगे और नवाज़ शरीफ को इतराफ़ जुर्म करें माजी के लोगों का कि उनकी वजह से रियासत को नुकसान पहुंचा, आपके साथ ज़्यादती हुई, तो नवाज़ शरीफ ख़ुद महमूद ख़ान अचकज़ई को, अख्तर मैंगल को, मौलाना फजल रहमान को, असफंदियार वली को, शाह महमूद क्रैशी को, पीर पगड़ा सिंध से लें, मतलब सारी दुनिया पाकिस्तान के लोगों को साथ लेकर वो चलेंगे। जहाँ तक आप अडयाला जेल से जिनका आजकल तल्लक है, हाँ, वो कौमी धारे में शामिल होना पहले मुनासिब अगर समझते हैं तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। मगर जब वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी पॉलिटिकल लोगों के साथ, सियासी लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। आज उनसे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने फैसला सादक और अमीन का उनको लेके दिया उस वक्त के लोगों को, और आजकल के लोगों से बैठना चाहते हैं तो वो किस कंडीशन पे बैठना चाहते हैं ये भी कौम को बता दिया जाए। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब। और लतीफ़ साहब का कहना ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हुआ अभी उसका अजाला नहीं किया गया और उसका अजाला उस सूरत होगा जब उनके पास जाया जाए और उनको कह कर सब लोगों को नवाज़ शरीफ साहब फिर सबको बिठाएंगे और मुल्क को फिर उनकी सरबराही में आगे चलाया जाए। और अगर ये सवाल है कि जी शहबाज शरीफ बन गए, फला बन गया, तो ये अजाला नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह से भुट्टो साहब के बाद जो भी उनके चाहे लोग आए, बेटा आया, बेटी आई, नवासा आया, वो अजाला नहीं कर सके। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और उनकी हुकूमत आने के बावजूद वो उसका अजाला नहीं हो सकता। बहरहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। कल बड़ा इंकशाफात से भरपूर शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रोग्राम किया। शौकत बसरा का नाम भी उन्होंने लिया कि जी उनको भी उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है। शौकत बसरा साहब से बात करते हैं अगले सेगमेंट में। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ होंगे, जानते हैं कि उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है। स्टे विद अस। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब वैसे तो वो PTI के MNA हैं, ऑल्दो कि अब तो खैस्ता बाज़ात है, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को PTI का कहते हैं, लेकिन PTI के लीडरशिप के साथ भी होते हैं, PTI के दोस्त हैं, PTI के दुश्मन हैं। ये बात अभी थोड़ी सी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन बहरहाल कल उन्होंने बड़े इंकशाफात से भरपूर उन्होंने किरण नाज का प्रोग्राम किया समा न्यूज़ पर।
हकीकत में उन्होंने बहुत ऐसी बातें करी और कुछ बातें तो वो थी जो वो पहले भी करते आए थे, लेकिन अब उन्होंने एक नए अंदाज से एक नई बहस का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। जो असल में उनका जिसको हम कहते हैं कि क्रक्स था वो ये था कि सोशल मीडिया पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या जो उनके लोग चला रहे हैं, डेफिनेटली पीटीआई का अपना, वो इमरान खान को और जो एक्चुअल पीटीआई की जो सियासत है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें तो शायद कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये वाकई हकीकत भी है काफ़ी हद तक कि उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। फ़ायदा, और अगर नुकसान कुछ लोग इससे एग्री नहीं करते तो कम से कम फ़ायदा भी नहीं पहुंचाया, और अगर पहुंचाया है तो शायद किसी एक शख्सियात को पहुंचाया होगा, वो बात इस पर करेंगी। मैं ज़रा शेर अफजल मरवत साहब के कल के प्रोग्राम के कुछ क्लिप्स भी चलाऊँगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे आज के प्रोग्राम के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ इस्लामाबाद के आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके टाइम का। शौकत बसरा साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई पाकिस्तान। शौकत बसरा साहब आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और शौकत बसरा साहब को तो ये शर्फ भी हासिल हुआ है कि इनको भी एक लीगल नोटिस जो है वो शेर अफजल मरवत साहब उनको दे चुके हैं। अच्छा जी, दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे शेर अफजल साहब इस बहस को आगाज़ करने से पहले, शेर अफजल मरवत साहब जो इस बात को कह रहे हैं कि जी इमरान खान सही बातें नहीं पहुंचती, उनको सही नहीं बताया जाता, आधा सच आधा झूठ या आधा सच बताया जाता है, और उनसे मुलाकात के बाद भी ऐसा ही होता है। खान का हुक्म है ख़यानत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये भी याद रखें कि सोशल मीडिया पर ही मिशाल यूसुफजई के ख़िलाफ़ भी बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चली है। आगे बढ़ते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जो सोशल मीडिया के हवाले से बात, यहाँ पर एक बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो लोग कह रहे हैं, जो उंगलियाँ उठा रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब से, वो कम से कम खान साहब की हद तक तो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। बाकी जो पीटीआई के मखसूस लोग हैं या मखसूस गिरोह है उनको पिन पॉइंट कर रहे हैं। अलीमा खान के हवाले से जो बातें वो पहले भी कर रहे थे, उनके बेटे के हवाले से भी कर रहे थे, अब वो ये बात भी कह रहे हैं कि उनके बेटों की जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो रियासत मुखालिफ बयानिया यानी वो सोशल मीडिया अकाउंट चलाते थे। हाँ जी, नज़ीर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और ज़रा मैं पहले आमिर इलियास राना साहब आपकी तरफ आती हूँ। शौकत बसरा साहब आऊँगी आपकी जानिब भी, आपकी भी बात सुनूँगी। आमिर इलियास राना साहब, ये दो तीन क्लिप्स आपने भी सुने, आप इनको सुन के आपका जो एक एक्सपीरियंस है, जो आपका एनालिसिस है, वो क्या कहता है? कितना सच बोल रहे हैं, कितना दम है इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब की बातों में? पीटीआई के अंदर मसला ये बन गया हुआ है कि जो शोहरत इख्तियार करता है और उसका नाम बढ़ जाए तो उसके खिलाफ कंपेन विद इन दी पार्टी, ये सब के लिए आप जिसका नाम लेते जाएंगे आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में देख लें कि वो एक कंपेन चलती है। अच्छा, जाहिर है कि जो उनका क्लेम भी है और बात भी ठीक है, शेर अफजल मरवत जिस वक्त वो कंपेन चला रहे थे उस वक्त पीटीआई की सारी क़यादत गायब थी, और ये लोगों में जा भी रहे थे, पहुंच भी रहे थे, और साथ साथ इल्ज़ाम भी इनके ऊपर आ रहे थे। अब आज ही मैं शेख वकास अकरम का हो सकता है रात को दिया हो, लेकिन मैंने सुबह ही उनका देखा एक्स पे पैगाम कि जी देखिए आप मरवत हैं और मर्द बने, और मतलब इस किस्म का उनका मफहूम था कि अगर आप पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले तो पार्टी ने उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था, तो अब आप जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप चूँकि बहुत मकबूल हैं तो आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए कौमी असम्बली की नशिस्त से, और 5.5 लाख रुपए की आप तनख्वाह माहाना ले रहे हैं, उसको गलत समझें क्योंकि फिर वो आपके ऊपर हलाल नहीं होगी। अब ये है पीटीआई के अंदर का तनाज़ा जिस पे शौकत साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो वो बड़े अच्छे अंदाज से इस पर तबसरा कर सकेंगे कि इनकी पार्टी की पोजीशन क्या है। जो बंदे इनसे डिनाई करते हैं, देखें इखलाकी तौर पे चाहे वो कितनी भी शोहरत रखते हों शेर अफजल मरवत साहब, लेकिन जब पार्टी ने एक फैसला किया और एक उनके ऊपर आया, तो ये मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ, कानूनी कोई पोजीशन नहीं होती कि आप रिजाइन करें ना करें, लेकिन आपका रिजाइन बनता है कि जी ठीक है, अगर मेरे लीडर का मुझ पर एतमाद नहीं है, और आज भी आप उसके बारे में बात करते हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हुई है मेरे ऊपर, और उनके और अलीमा खान के बहुत अरसे से ये चल रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मुताद तबसरा इसलिए कर रहा हूँ कि ये विद इन दी पार्टी गेम है सारी की सारी। एग्जैक्टली विद इन दी पार्टी तो है, लेकिन अब ज़ाहिर डिबेट तो हो रही है। हाँ, मैं एक सेकंड वापस आती हूँ आपकी तरफ राना साहब। शौकत बसरा साहब,
सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी अपनी लीडरशिप, बैरिस्टर गौहर हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, बैरिस्टर सैफ हो गए, ये उनके साथ नज़र आते हैं। एक तरफ वो अलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उन पे अभी से नहीं कब से संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके बेटों पे इल्ज़ामात भी लगाए, सच थे झूठ थे साबित होगा अदालतों में, लेकिन लोगों का कहना है उसी तनाजुर में उनके बेटों की गिरफ्तारियां भी हो गई। आपकी लीडरशिप उनको साथ साथ लेकर घूम रही है। अब वो इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक सही भी, और ये बात कोई एक नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खान साहब तक आधा सच पहुँचाया जाता है और उनकी बात को भी आधा सच बाहर लाया जाता है। तो किस तरह से आप डिफेंड करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब गलत कह रहे हैं? लीडरशिप तो उनके साथ खड़ी है। नादिया, शेर अफजल मरवत, इसको इमरान खान साहब के हुक्म पर पार्टी से निकाल दिया गया है। तो पार्टी का चेयरमैन उसको अपने साथ लेके घूम रहा है। मेरी गुजारिश सुन, इसकी किसी बात का जवाब बिल्कुल मैं नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि आपने इसके क्लिप्स लाए, अब सवाल कर लिया। पहली बात तो ये है, जब ये पार्टी से निकाला नहीं गया था, उसको इस वक्त ये बातें सारी करनी चाहिए थी जो आज कर रहा है। हर किसी को समझ आ रही है कि जब ये पार्टी से निकाला गया तो आज ये किस एजेंडे पे है। दूसरी बात, बिल्कुल शेख वकास अकरम साहब ने सही कहा है कि शेर अफजल मरवत पठान बहुत दलेर बहादुर कौम है और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी रिवायात को, उनके खून को, उनके जज्बे को। सबसे बहादुर कौम है पाकिस्तान की। अगर शेर अफजल मरवत वाकई पठान है तो इसको इमरान खान साहब की दी हुई सीट पर लोगों ने इलेक्ट किया है, ये एमएनए बना है। अगर ये इसको इतना ही जोम है, इसे कहें ये सीट से इस्तीफा दे, जिसको असूलन देना चाहिए। अगर ये कौंसलर मुंतखब हो जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगी। अच्छा, एक चीज बसरा साहब, एक चीज बसरा साहब, एक आपको लगता है कि किसी एजेंडा पे गामजन है? एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं जरा दूसरी बात, मैं छोटा सा सवाल है, आपको लगता है शेर अफजल मरवत साहब किसी मखसूस एजेंडा पे हैं या किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जिनके ये दोस्त थे, उनको ये प्यारे पहली जिनको ऐसे निकाला गया था शेर अफजल मरवत को, उसी वजह से आज ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। किस वजह से निकाला गया था? इनके तान जाहिर है जिसके ताने बाने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलते थे। अच्छा, लेकिन ये तो फिर आपका बड़ा फायदा कर गए, ये तो फिर आपका बड़ा फायदा कर गए। बसरा साहब, एक सेकंड, नहीं फायदा कर गए, मैं बता रही हूँ ना, फायदा कर गए। सर सुन लेना, मैं क्यों कह रही हूँ, वो तो खान साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब आज फौज के हक में नारे लगवाते हैं, खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं है। नादिया झूठ बोल रहा है, ये चला हुआ कारतूस। अच्छा, तो खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। हजरत अली का कौल है, जिस पर एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। इमरान खान अपने ड्राइवर को टिकट दे दे तो मियां नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हो गया। अच्छा बस एक चीज दे दे, मैं आमिर इलियास राणा साहब की तरफ जाना है, मुझे एक बात बता दें। सर एक सेकंड ना, पार्टी से वो निकाले गए, वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये सारे प्रोग्राम कर रहे हैं बकौल आपके, और पार्टी के चेयरमैन उनको साथ साथ अपने लेके घुमा रहे हैं, ये खुला तजाद नहीं है? मैं बता दूं, मैं इंशाल्लाह इसको कोर्ट में जवाब हालत कर रही है, मैं पार्टी का तर्जुमान हूँ। इस साथ पार्टी में कोई तल्लक नहीं है, ना चेयरमैन लेके उसको घूम रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक फुटेज है सर, ना ऐसा ना करें, फुटेज है। सुन तो ले ये, और ये जो घटिया इल्जामात लगा रहा है इमरान खान और उनके खानदान पर और तहरीक इंसाफ के लोगों पर, मेरे ख्याल में इसमें रत्ती भर भी शर्म और गैरत हो। अच्छा चलिए, वो छोड़ दें, पर्सनल अटैक्स ना करें। आमिर इलियास राणा साहब, बात मुकम्मल कर लूं सर, आती हूँ ना, नहीं आती हूँ, वापस आती हूँ बसरा साहब, मैं वापस आती हूँ। आपने इसके सीरियस इल्जाम सुनाए। मेरी बात सुन ले, जिस बंदे को घर वाले मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, जो आज तक काउंसलर नहीं बना था, अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब की वजह से इतनी बड़ी इज्जत दी, आज वो इमरान खान साहब के खिलाफ एजेंडे पर है। वो आज उनके खानदान, बहनों, भांजों के उनको गिरफ्तार करवा रहा है। आप अंदाजा ये करें, एक प्रोग्राम कल के लिए मैं सुन रहा था, परसों के, कि ये बताएं कि उनके अलीमा खानम के 2 बेटे क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे। अच्छा ठीक है ना, ये सही। अब आती हूँ ना सर, आपकी तरफ वापस आती हूँ। आमिर इलियास राणा साहब, जो बसरा साहब कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये इसमें मुझे बताएं कि खान साहब को तो वो क्लीन चिट दे रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि खान साहब जो है फ़ौज के हक़ में कहने नारे में खान साहब के कहने पे लगवाता हूँ, खान साहब को सारी बातों का इल्म नहीं है, खान साहब का सोशल मीडिया उनको नुकसान पहुँचा रहा है, खान साहब को इन बातों का पता ही नहीं है। यानी वो तो खान साहब को तो एक बड़ा इनोसेंट बना के पेश कर रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चा बना के पेश कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट उनको अच्छा बच्चा बना के पेश करवा रही है शेर अफजल मरवत साहब से, अगर बसरा साहब के आर्ग्यूमेंट को मान लिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पार्टी के अंदर की एक ऐसी पॉलिटिक्स है और जो मुसलसल जब से वो एमएनए बने और जब से ये हुकूमत और अपोजिशन का किरदार निभा रहे हैं, वो एक मेन कंट्रोवर्शियल आदमी बने हैं और उन्होंने इसमें कोई शक और शुबा भी नहीं किया। पहले उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं अपना व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ और वॉरियर ले रहा हूँ, तो पीटीआई ने उन्हें मना किया। और अब भी उन्होंने यही कहा, जो मैंने उनका पढ़ा, कि जनाब मैं अब इनको उनकी जुबान में जवाब दूंगा और मैं लोगों को लगा रहा हूँ इसके ऊपर जो पीटीआई के सोशल मीडिया वाले मैं तो कहती हूँ कि चले शेर अफजल मरवत साहब जो भी कह रहे हैं, तो मरवत साहब मेरे ख्याल है वाकई हम इस पे बहस में नहीं पड़ते, लेकिन एक चीज़ है जो है पीटीआई का सोशल मीडिया के अकाउंट जो अब कहे जा रहे हैं कि अलीमा खान साहब के साहबजादे जो बेटे हैं वो चला रहे थे। पहले कहा कि वो 9वीं में थे, फिर ये जवाब नहीं हुआ कि जी 2.5 साल बाद आप उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो ये और एक ये बात जो चल रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया अकाउंट जो ये चल रहे हैं, जो कि रियासत मुखालिफ बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है, डायरेक्टली हिट कर रहे हैं पाक आर्मी को, पाक फौज को, ये कोई पीटीआई को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? और क्या इमरान खान साहब इससे लाइल्म है? ना, इमरान खान साहब लाइलम है और फायदा और नुकसान दोनों हैं, लेकिन पीटीआई को फायदा ज्यादा पहुंचा है ओवरऑल सोशल मीडिया गेम से। उसके अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको 2 बंदे बयान देके जीरो कर देते हैं कि हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जाती तौर पे लगे हुए हैं। आप बताएं पीटीआई के सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी हुई है, नहीं हुई है। ये बिल्कुल ब्लेम गेम चलती रहती है पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट को। क्यों? जिन अलीमा खान साहिबा की बात हो रही है, जिन उमर अयूब की बात होगी, क्या जंग के दौरान दोनों ने नहीं कहा था? जो इंडिया का बयानिया था वो हमारे गले नहीं डाला था पूरे पाकिस्तान के ऊपर कि जनाब ये तो जंग भी मोदी से मिलकर लड़ रहे हैं, ना इनके पास वो। फिर दूसरी तरफ का इन्होंने तो यूक्रेन में गोले दे दिए हैं। तो ये तो पीटीआई की क़यादत का डबल किरदार तो हर सूरत में, हर वक्त पे सामने आया है, इसमें कोई शुबा नहीं होगा आपको। मैंने जिन 2 लोगों के नाम लिए हैं, ये वीडियो पे बयान आता है, ये ऑडियो लीक नहीं हुआ। आपको लगता है अलीमा खान साहब के जो बेटे हैं वो ये अकाउंट जो इनके नाम लिए शेर अफजल मरवत साहब ने, ये ऑपरेट कर रहे होंगे पाकिस्तान से? देखें, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, पीटीआई वालों को चाहिए उन्हें कोर्ट में ले जाएं कि हम ये अकाउंट हमारे पास नहीं है, या साबित करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। लेकिन चूंकि उनको पकड़ा गया है, अब उनके दोनों के रिमांड हो चुके हुए हैं। और मैं तो बड़ी बार बार हर जगह पे जाके कहता हूँ कि जितना पीटीआई अपने वर्कर्स के लिए बात करती है, सच्ची बात यह है कि ये जो लोग जेलों में जा रहे हैं, जो जमानतें भी हो गई जिनकी, और अब वो अदालतों में जा रहे हैं, पीटीआई के वकला उनके पास नहीं खड़े हुए, वो बेचारे किराए भी खुद भुगतते हैं, ना आए तो जमानतें कैंसिल हो रही हैं। चलिए ठीक है शौकत वसीम साहब, अब आ जाते हैं ये ज़रा सोशल मीडिया, जो सब पीटीआई का सोशल मीडिया है, जो रियासत मुखालिफ बयानिया, और सही कह रहे हैं इस हद तक शेर अफजल मरवत साहब कि उसने मज़ीद नुकसान ही शायद पीटीआई को ना सही लेकिन इमरान खान साहब को पहुँचाया है, क्योंकि जब वहाँ पर होता है तो वहाँ पर सख्तियाँ शायद बढ़ती हैं। तो आप इस हक़ में हैं कि जो सोशल मीडिया के जो लोग जो रियासत मुखालिफ बयानिया उन्होंने चलाया है वो पीटीआई उनको ओन करती है, और एक तरफ ये कि अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खानम के बेटे उस अकाउंट को यहाँ से रन करते हैं। नादिया, 3 साल हो गए हमें सुनते हुए कि सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का ये जहर उगल रहा है, ये जहर उगल रहा है, ये इंतशार फैला रहा है। आपने 3 साल हर हरबा इस्तेमाल कर लिया पार्टी को तोड़ने का, इमरान खान साहब को खत्म कराने का, इमरान खान साहब को झुकाने का, उनकी बीवी को पकड़ा हुआ सिर्फ बात से कि उनसे डील करनी है, उनसे माफी मंगवानी है। कभी सोशल मीडिया आ जाता है, कभी फलां 9 मई आ जाता है, किसके पीछे छुपेंगे? मैं आपको बात बताऊं, 3 साल जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, हमारी माओ बहनों बेटियों को इन्हीं इल्जामात पर उठाया गया, 9 मई के इल्जामात उठाया गया। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी रह गई है, बाकी सब सियासी यतीम है, सियासी बहरूपिये हैं। तो आप सियासी पार्टी का मतलब ये है, और आपके पॉपुलर होने का ये है कि आप सियासत मुखालिफ बयानिया चलाएं और उसको प्रमोट करें, कोई हमारा सियासत मुखालिफ बयानिया सुन लेना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मेरे से ज्यादा
फौज की मुल्क को जरूरत है। तीसरी बात, आप डिसोन इंडिया करते भारत जंग ना 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 पार्टी शहबाज गिल को डिसोन करती है सर। एक फितरा बात सुने, इंडिया भारत जंग हुई, हमारे शदीद इख्तलाफात हैं इस मौजूदा जाली निजाम के साथ। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ किया, हमने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रखते हुए हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स फर्स्ट लाइन फ्रंट लाइन पे लड़े। कहाँ थे ये बसरा साहब, नून लीग के इधर उधर ना जाए ना। मैं तो सिर्फ आपसे सोशल मीडिया नहीं आमिर इलियास राणा साहब, अगर ऐसा ही है तो शहबाज गिल से डिसएसोसिएट करें, डिस्टेंस करें, कहें कि जी हमारे ये हमसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो इनकी बात समझ में भी आए। क्या ऐसा कर सकते हैं ये लोग? नहीं, देखें जी, ये तो इन्हीं ने फैसला करना है। इमरान खान साहब एक तरफ सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और उनका मुकाबला भी, उनकी सोशल मीडिया टीम का वो मुकाबला भी उसी से बनाते हैं। ये बिल्कुल तजाद मौजूद है और ये घुटनों के बल लाना चाह रहे थे। ये माने ना माने 9 मई को भी और 26 नवंबर को भी ये नहीं कर सके। अब उसका खमियाजा चाहे ये कहें 3 साल से भुगत रहे हैं या 2.25 साल से। क्या शहरियार अफरीदी, मैं नाम ले रहा हूँ, यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, जिनके ऑडियो वीडियो बयानात मौजूद हैं, ये मानते हैं कि हम लेके गए कोर कमांडर हाउस में। ये नहीं मानते कि अंदर हमने नहीं भेजा, हम तो बाहर जाके रोक रहे थे। भाई वहाँ पे आपके सैर करने के लिए गए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, मेरे पास टाइम दे बिल्कुल, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब, आपने बड़ा जिसको कहते हैं ना कि डिसअपॉइंट किया है। सवाल आपसे करो गंदों में जवाब देते हैं आप चना, या तो आपके पास जवाब है नहीं या आप जवाब देना नहीं जा रहे। ना शेर अफजल मरवत साहब को आप तो डिफेंड कर ही नहीं सकते, ज़ाहिर करना भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ना आप सोशल मीडिया को डिफेंड कर सकते हैं, ना उन इल्ज़ामात को डिफेंड कर सके। बहरहाल प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।